हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी आईएएस के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ सीसेट की टेस्ट सीरीज़ है, जो दृष्टि आईएएस संस्थान की टेस्ट सीरीज़ है और ये पार्ट नंबर 2 है। ये पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 1 मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। और जो जीएस पेपर 1 की जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं, लगभग 20 टेस्ट सीरीज़ हैं, वो मैंने 1 से लेकर 20 तक इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हैं जीएस पेपर 1 के लिए। अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिए। अब इसको जो है जीएस पेपर 2 का आपको उतना ही हम प्रोवाइड कराएंगे जितना आपके काम के लिए है। ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप उन क्वेश्चनों को सिर्फ आप देखिए। इसके बाद जो भी हम कंसेप्ट बेस्ड जो है 1-2 वीडियो बनाते हैं उनको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो उससे क्या है, आपको जो क्वेश्चन है अभी नंबर सिस्टम जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और क्या उससे बोलते हैं कैलेंडर से क्वेश्चन जो हर साल 1-2 आने ही हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से 1-2 क्वेश्चन आने हैं और इस तरीके से जो वेटेज जिनका ज़्यादा है उनके तरफ विशेष ध्यान दीजिए। जैसे परमुटेशन कम्युटेशन है, प्रायिकता है। अगर प्रायिकता की बात करें तो इसके क्वेश्चन 2 या 3 आते ही आते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन। और इसके साथ ही अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम से लगभग 10 से 15 यानी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। अगर इसी के साथ हम और बात करें जो है कैलेंडर की बात करें, अगर कैलेंडर से 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% आने ही आने हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक है। और इसी के बाद जो है एबिलिटी है, मेजर एबिलिटी, मेंटलिटी एबिलिटी से अगर है तो मेंटलिटी एबिलिटी से भी करीबन 5 से 12 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही आप उन टॉपिक को कवर कीजिए, उनके कंसेप्ट क्लियर कीजिए जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और सीटिंग अरेंजमेंट है और एक कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग से जो है आपके 3 से 5 क्वेश्चन तो 100% आने ही आने, हर साल आते हैं, ठीक है। और नंबर सिस्टम, इस तरीके से आपको उतने ही सिलेबस को कवर करना है। और डायरेक्शन बेस है जो दिशा परीक्षण है, इसमें लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। दिशा परीक्षण में 2 या 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसके साथ अगर हम उसकी बात करें जो है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज एक ऐसा क्वेश्चन है, वो टॉपिक है जिसमें आपको 100% किसी न किसी रूप में आपको परसेंटेज देखने को मिलेगी। तो परसेंटेज का जो है आप लोग बहुत ज़रूरी है, उसका आप कंसेप्ट ज़रूर क्लियर करें, ठीक है। धीरे धीरे हम आपको लगभग वीडियो एक एक करके 2-2 करके आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर देंगे। और इसके साथ में और जो है रिलेशन है, ब्लड रिलेशन, इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। तो लगभग मेजर टॉपिक को आप देख लीजिए। इसके बाद आप इधर उधर भागने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्या है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। और क्वालिफाइंग के लिए आपको क्या है, जैसे 80 जो है क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क का होगा, ठीक है। और इसके साथ आपको 27 ओनली जो है क्वालिफाइंग करने हैं। 27 क्वेश्चन में आपको क्वालिफाइंग हो जाएगा और इसके कोई मार्किंग आपकी ऐड नहीं होगी, ठीक है। इसमें कोई मार्किंग आपकी ऐड नहीं होती है। जो मार्किंग होती है वो सिर्फ जीएस पेपर 1 की होती है। तो अब हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। इसमें हमने प्रश्न नंबर इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि जो पीडीएफ से जो उससे हम काट के ये रखते हैं, ठीक है। उससे हम काट के निकाल के रखते हैं क्योंकि अगर हम पीडीएफ को डायरेक्ट उसमें सॉल्व करेंगे उसमें जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। चाहते तो मोबाइल से भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है, इसलिए इसको इस तरीके से बनाना पड़ रहा है, ठीक है। नहीं, जो हमने 20 से जो है 20 जीएस पेपर 1 की जिसमें डायरेक्ट आंसर बताना होता है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने होता है, उसके साथ मैंने जो है मोबाइल से ही बनाई है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ी पीपीटी के सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें सवाल सॉल्व करना है और उसके साथ पीडीएफ में हो नहीं पाता, तो इसलिए आपको। और इसमें मैंने कॉम्प्रिहेंशन जितने हैं उतने छोड़ के चले हैं। अगर आप भी थोड़े अगर कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आप प्रॉपर अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप उन क्वेश्चनों को जो है अटैम्प्ट करना, वरना आप उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट मत करना क्योंकि वो ज़्यादातर
गलत होने की संभावना रहती है। कुछ नियम हैं तो उनको फॉलो करेंगे तो वो भी सही हो जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप वो ना करें फिर भी इसमें लगभग उसके 27-28 क्वेश्चन आते हैं। फिर जो है मैथ, रीजनिंग, मेंटलिटी वगैरह इसके जितने क्वेश्चन आते हैं 50 से 54 तक वही आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है आज का। 6 व्यक्ति हैं PQRSTU एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं और चारों एक दूसरे के समान दूरी पे हैं। ठीक है, उनमें से 3 का मुख अंदर है और 3 का बाहर है। ठीक है, उसमें कोई पड़ोसी का आमने सामने मुँह, मतलब जो पड़ोसी है उसका आमने सामने बिल्कुल एक तरफ फेस नहीं है। ठीक है, और इसमें हमें बताना है कि टी के दाएं कौन बैठा है। ठीक है, इसमें मेंटलिटी का सवाल है। ठीक है, इसमें मानसिक दक्षता का मापन करना है कि इसमें जो 2 कथन दिए हैं इनमें कौन सा कथन इसके लिए पर्याप्त है। ठीक है, इसमें अपना कोई दिमाग लगाना नहीं है। हालांकि अगर आप चाहें तो ये जो पजल है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है पजल सॉल्व हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि हमें उस तरीके से पजल सॉल्व नहीं करना है, हमें उसका देखना है। चलो हम बैठा देते हैं। देखो ये हो गए 6 व्यक्ति। ठीक है, और इसमें कौन कौन है? PQRS और T और U। ठीक है, अब इसके कथन दिए गए हैं। S और R एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो विपरीत का मतलब S यहाँ, R यहाँ। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हैं बैठे हैं। Q और U एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। मान लिया Q हमने इधर कर दिया और U हमने इधर कर दिया, एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। अब इसके बाद क्या है? एक कथन हो गया। अब हम एक कथन से अकेले जवाब तो दे नहीं सकते हैं कि टी के दाएं कौन बैठा है। अब हम दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन है, ठीक है, दूसरे कथन में क्या है? दोनों में लेकर चलते हैं कि शायद दोनों से आंसर आ जाए। तो इसमें क्या है? P और Q, जो P और Q हैं वे एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं और इसमें R का मुख केंद्र की ओर है। ठीक है, मैंने मान लिया कि R का मुख केंद्र की ओर है। S, T और U मुख बाहर की ओर करें, तो S और T और U मुख बाहर की ओर करें। ठीक है, तो इसमें क्या है? हम इसमें प्रॉपर नहीं बता सकते कि कौन कौन से जो है श्रेणी में बन रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 S, T और U, मतलब इसमें ये पता नहीं है हम किसके दान में। तो केवल अकेले 2 से भी आंसर नहीं दे सकते हैं और 1 से भी आंसर नहीं है, एक कथन से भी नहीं, 2 से नहीं। अब हम इसमें ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं। अब इसका ये पता लगाते कि हम इसमें दोनों से कर लेंगे। अब इसमें क्या है? P, Q और R का केंद्र, मुख जो है केंद्र की ओर है। चलो R इसमें है, P हमने रखा नहीं तो P रख देते हैं। P का केंद्र की ओर है, अगर इसका केंद्र की ओर तो इसका बाहर की ओर होगा, इसका भी बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? फिर S, T, U का मुख बाहर की ओर है। S कहाँ है? S का, ठीक है, T, U का बाहर की ओर है, S, T। ठीक है, ये तो हमने पजल बना ली। ठीक है, अगर हम इन दोनों ही को देखें तो इसमें क्या है? हम इसका जो है इसमें प्रॉपर बता नहीं रहा है कि ये कहाँ पर है, किसके दाएं आए में है। तो इसका क्या है? दोनों ही कथन से जो है पर्याप्त नहीं है इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, हालांकि ये पजल बनाई इसलिए, लेकिन आप कथन देखते तो कथन में आपको पता नहीं लगता। ठीक है, हमें कथन के अनुसार चलना है, इसमें अपना दिमाग कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, हमें कथन के अनुसार चलना है। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही कथन इसके ये है। टी के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो वैसे तो अगर इधर देखें तो U बैठा है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई U का ऑप्शन तो है नहीं, तो हमें ये बताना है कि एक पर्याप्त है कि 2 पर्याप्त है। जब दोनों ही यूज कर लिए तब भी इसमें अगर हम इसका अंदाज़ा नहीं, मतलब जैसे कुछ मैंने अपनी तरफ से जैसे भरे हैं, 1 मिनट अभी बता रहे। ठीक है, देखें अब इसमें कहा है, इसमें P और Q और R का मुख्य केंद्र की ओर है। चलो P, Q और R का मुख्य केंद्र की ओर है। ठीक, इसके बाद उसमें और का जबकि
STR जो है मुख बाहर की ओर है, लेकिन इसमें STRU का कोई स्थान नहीं बताया, ठीक है। तो इसलिए ये है, इसके दोनों ही जो है कथन जो है आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन जो है इस तरीके के जो है क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी पैदा होती है, क्योंकि इसमें हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते, और यही गलती करते हैं स्टूडेंट के, जो अपना दिमाग लगाते हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंसन है, उसमें अपना दिमाग नहीं चलाना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कॉम्प्रिहेंसन से ही आपको जवाब देखना है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं आप, ये है एक बहुभाषा अनुवाद प्रयोगशाला में 5 अनुवादक A, B, C, D और E हैं। A और B अंग्रेजी और हिंदी जानते हैं, C और B अंग्रेजी और जर्मन जानते हैं, D और A मराठी और हिंदी है, ठीक है। चलो हम बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कितने A, B, C, D और E, ठीक है, ये हो गए। अब इसमें कह रहा है कि A, B और C और D है। A और B अंग्रेजी एवं हिंदी जानते हैं, तो ये इंग्लिश भी जानता है, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इसके बाद क्या है, हिंदी जानते हैं। C और B अंग्रेजी और जर्मन जानते हैं। C कौन, जर्मन और इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, D और A मराठी एवं हिंदी जानते हैं, तो D क्या है, मराठी एवं हिंदी जानते हैं, D और A, तो A के साथ हम मराठी और जोड़ दें, ठीक है, हिंदी जानते हैं। E और B जो है हिब्रू और फ्रेंच जानते हैं, E और B, ठीक है। E क्या है, हिब्रू कौन सी है, हिब्रू, चलो हम इसको HI से कर दें, हिब्रू, और फ्रेंच को हम F से कर दें, ठीक है। और कौन सा जानता है, E और B, इसको भी हिब्रू आती है और फ्रेंच भी आती है, ठीक है। तो इसमें कितनी, इसको 4 और इसको जर्मन भी, ठीक है, जर्मन की बात है, तो इसको 5 भाषाएं आती हैं। अब उसे पूछ रहा है कि अंग्रेजी से मराठी में अनुवाद का यानी कर सकता है, तो अंग्रेजी और मराठी जो दोनों भाषाएं आती होगी वही तो कर सकता है, तो इसे इंग्लिश भी आती है और मराठी भी आ सकता है, तो ये क्या, ये दोनों भाषा को हम वो कर सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। इसके बाद एक जर्मन पाठ का फ्रेंच में अनुवाद किया गया है, एक जर्मन पाठ का जो फ्रेंच में अनुवाद किया गया है, इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या विकल्प उपलब्ध है, ठीक है। एक जर्मन को फ्रेंच में, ठीक है, जर्मन को फ्रेंच में अनुवाद किया गया है, तो इसमें किसकी ज़रूरत है, इसमें ये बता रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो B है, जो इसमें देखो, इसमें क्या 1 2 3, इसमें क्या B जो भाषा जानता है ये बहुभाषी है, इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, हिब्रू, फ्रेंच, तो इसका क्या है, यही जो है स्वयं ही अनुवाद कर सकता है, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत दूसरे को नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, जो एक व्यक्ति के पास बड़े पार्सल कंटेनरों में से पैक करने के लिए एक निश्चित संख्या में छोटे डिब्बे हैं। यदि वह प्रति पार्सल में 3, 4, 5, 6 डिब्बे पैक करता है तो उसके पास एक डिब्बा शेष बचता है। यदि वह प्रति 7 डिब्बे पैक करता है तो कोई डिब्बा शेष नहीं बचता, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3, 4, 5, 6, 301 इसका लगता है सही आंसर, क्योंकि 301 अगर हम इसका एक एक करके भाग दें, ठीक है, 3 से भी तब भी एक शेष बचेगा, 4 से भी तब भी एक शेष बचेगा, 5 से 6 से, ठीक है, ये एक शेष बचेगा, ठीक। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें 301 तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 7 या 21, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कोई शेष नहीं बचता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 2 या 3 आते हैं, ठीक है। इसको भी एक हम आपको एक सिंपल
सेपरेट वीडियो देंगे, उसमें भी जो है उसके अलावा फिर आपको कहीं नहीं देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, सभी तस्वीरें चमकदार हैं। तो जो तस्वीरें हैं वो कैसी हैं, सभी तस्वीरें चमकदार हैं, ठीक है, ब्राइट हैं। इसके बाद कोई तस्वीर डार्क नहीं है। तो इसमें क्या है, कोई तस्वीर डार्क नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो निष्कर्ष है वो कुछ चमकदार डार्क हैं। जब इसमें कोई चमकदार डार्क नहीं है तो इसमें कौन सा कथन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इसमें कुछ तस्वीरें डार्क नहीं हैं, तो कुछ तस्वीरें क्या, कोई भी तस्वीर डार्क नहीं है, तो हमारा दूसरा कथन जो है ये फॉलो करता है, ठीक है। का सही आंसर हो जाएगा बी। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, एक कलश में हरे, नीले और 3 लाल कंचे हैं। यदि 3 कंचों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो इसमें क्या है, कम से कम एक लाल रंग आने की पर्याप्तता है। तो इसमें क्या, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, और इसमें भी क्वेश्चन परमुटेशन, कम्बिनेशन और एबिलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको भी बड़े ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले से देखते हैं हम 5 4 3, टोटल कितनी है, 12 कंचे हैं, ठीक है। 12 कंचे हैं और निकाले कितने जाते, 3 यादृच्छिकता निकाली जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें परमुटेशन का सूत्र लगाएंगे। 1 मिनट, गलत हो गया, 12 और सी वो 3, ठीक है। इससे निकालेंगे, कम्बिनेशन का सूत्र लगाएंगे। इसमें क्या है, अगर हम इसको मान लें तो इसमें क्या है, कम से कम एक लाल कंचे को चुनना प्रायिकता है। इसमें क्या है, 3 कंचों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। अब इसमें कह रहा है कम से कम एक लाल होने की प्रायिकता। तो इसमें क्या, कम से कम एक लाल होने की प्रायिकता, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 माइनस 9 और 9 और C3 अपॉन कितना हो जाएगा, 12C यानी फैक्टोरियल 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या, इसको हम अगर ओपन करें, 1 माइनस कितना आ जाएगा, 9 का फैक्टोरियल निकालें, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई 8 इंटू 7 और इसको हम इसके बाद अपॉन फिर कितना आया था, 120, 12 11, 1 मिनट ये यहाँ पर गलती हो गई, ठीक है। इसमें क्या, एक 11 और होगा, फिर इसके बाद 10, ठीक है। तो इसमें क्या है, 12 11 और 10, ठीक है। तो हम इसको क्या, 1 माइनस 9 8 7 अपॉन 12 11 10, ठीक है। तो इसमें क्या कट रहा है, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 2 पंचे 10, कितना हो गया, 21, 1 माइनस 21 बटे 55, ठीक है, 21 बटे 55। तो इसके बाद क्या है, 55 माइनस 21 बटे 55, तो इसमें क्या है, 35 बटे 55, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 35 है, 35 गलत हो गया, अच्छा 4, ठीक 1 मिनट, 34 बटे 54, ठीक है। तो ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ऐसी 2 संख्याएं जिनका अनुपात 122 है, ठीक है। यदि x में 100% की वृद्धि की जाए तो y में 150, ठीक है। तो इसका अनुपात ये हो जाता है, हमें अनुपात निकालना है। तो देखिए x है जो, अगर हम x में 100% की अगर हम वृद्धि करें तो डबल हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, x प्लस x बराबर 2x, ठीक है। डबल होने के बाद 2x हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम y में
150 की वृद्धि करेंगे तो कितना 1.5 गुना ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा 2.5y। ठीक है, एक तो है ही और 1.5 गुना और आएंगे तो 2.5y। ठीक है, अब इसके बाद कितना है, अब 2x अपॉन 2.5y बराबर कितना है 3/2। ठीक है, 3/2। इसके बाद क्या है, इसको हम सॉल्व करें। 4x कितना हो जाएगा, तो 0.5 मल्टीप्लाई 3। तो इसमें हमें एक्स वाई को ऊपर नीचे करना है, तो एक्स वाई का हमें अनुपात निकालना है। तो x बटे वाई बराबर ये ऊपर 2.5 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, तो बराबर 7.5/4। ठीक है, तो इसमें क्या है 7.5/4, तो इसमें क्या 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पॉइंट में रेशियो है ही नहीं ऑप्शन। तो कितना हो जाएगा 15/8 यानी 15:8। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है उलझाऊ हैं, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो ये आयोग के बहुत फेवरेट क्वेश्चनों में से है, ज़्यादातर आता है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें अंक खोलेंगे तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कितना है कि 10⁻9, 10⁻6, 10⁻3, 10⁻। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें उपयुक्त व्यंजक का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर इस पर 10⁻9 है तो पहले हम 9 जीरो रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब रख लिए। अब देखते जाएं, जैसे अगर अब हम संख्या लिखें। ठीक है, तो पहले देखें 21 है, सबसे पहले एक जीरो, फिर दाई के स्थान पर ये आएगा तो हमने 1 रख दिया। ठीक है, इसके बाद अब देखो ये क्या है, तीसरे 3 है, 10 पे पावर 3 है, तो इसका कितना होगा 1000 होगा। ठीक है, तो 1000 होगा, तो तीसरे अंक पे फिर हमको 1 रखना है, 1 2 0 और 3। ठीक है, 3 जीरो के बाद 1 है, तो 3 जीरो मतलब चौथे स्थान पर 0। अब इसके बाद 6 के मतलब 7वें स्थान पर 0, तो 1 2 3 4 5 6 7वें स्थान पर 1। ठीक है, इसके बाद क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें स्थान पर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा 10 10 लास्ट में 10 10, ये 1 0 1 0 10 नहीं 1 0 1 1 10 1 0 1 0 10 1 2, हाँ ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें देखना है 10 के बीच में कितने जो है भिन्न धनात्मक पूर्णांक होंगे जिनका योग जो यानी 2 होगा। अगर हम 1 से लेकर 100 तक के देखें तो इसमें सिर्फ 2 ही संख्याएं हैं, कौन कौन सी, 11 और एक 20, जिसका अंकों का योग 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कितनी भी बड़ी संख्या लिख दें, जैसे 1, अब इसमें 7 जीरो रख के देगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें हम अगर रखें तो कितनी संभावना है, एक हम यहाँ पर रख सकें, एक यहाँ पर, उसके बाद हम सारे जीरो रख दें। ठीक है, या हो सकता है एक यहाँ पर जीरो करने के बाद यहाँ पर सारे जीरो रख दें। ठीक है, यानी एक एक अंक तक हम रख सका तो लगभग ये कितनी 7 अक्षर बन जाएंगे। ठीक है, 7 मतलब अंक बन जाएंगे, 7 संख्याएँ बन जाएंगी। इसके बाद एक संख्या ऐसी आएगी जो हम 2 तक कर सकते हैं, इसमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या है 0 0 रखने के बाद हम 2 तक पहुंच सकते हैं, तो इसमें एक संख्या ये बन गई, तो कुल कितनी संख्याएं बन गई 8। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ए बी से 25% अधिक है, अधिक कमाता है, सी ए से 25% अधिक कमाता है, ए डी से 20% अधिक कमाता है,
ई ए से 20% अधिक कमाता है, ए बी सी डी से में से प्रत्येक की जो है अभिन्न राशि अर्जित करता है, यानी जो ई जो है इनमें से जो 100 रुपये कम कमाता है, यानी कम है, सभी को पाँचों को मिलाकर कुल अर्जित है। ठीक है, देखो जैसा बोलता जाए वैसा करता जाए। ठीक है, जिस तरीके से अब ए बी से कितना अधिक कमाता है 25%, तो 25% का मतलब कितना है 25% बराबर 1/4, तो अधिक कमाता है तो 5/4। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 5/4। फिर बी नहीं है, हाँ अगर बी का निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ये उल्टा हो जाएगा। अगर बी का निकालना चाहें तो ये उल्टा हो जाएगा, ए गुणे 4/5। ठीक है, बी की वैल्यू ये, सी की। अब इसके बाद क्या है, अब हम निकालते हैं बी की वैल्यू है। इसके बाद सी ए से 25% अधिक कमाता है। सी किससे, ए से 25% है, तो हम वही करेंगे कितना 5/4 का गुणा। अगर ए का निकालना हो तो वही हो जाए कितना, सी गुणे 4/5। इसके बाद फिर क्या, ए डी से 20% अधिक, तो ए किससे, डी से, ए जो है डी से 20% अधिक, मतलब 20% का मान 1/5 यानी 6/5। ठीक है, तो अगर हम डी का निकालें तो कितना हो जाएगा, ए 5/6 मल्टीप्लाई बाई 5/6। ठीक है, तो इस तरीके से अब ई, फिर इसमें क्या है, ई जो है अधिक कमा, ई ए से 25, ई जो है वो ई से 25% अधिक। ठीक है, तो ई किससे, ए से 25% अधिक, तो मतलब कि 20% अधिक है, हाँ 6/5। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब हम इसको क्या करते हैं, ए ई को जितनी है जो, तो इसमें क्या है, इसमें कोई योग तो दिया नहीं गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनकी ऐसी चीज़ देखिए जिसमें सारे के सारे जो कट जाएं, योग हो जाएं। ठीक है, जैसे 4 ये वाला, 5, 6। ठीक है, तीनों की तीनों संख्या कट जाए तो वो किससे कटेंगी, लगभग 60 से तीनों कट जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मैक्सिमम संख्या यही है, इसके अलावा तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुणा ए का मान है ये 4/5, तो 12×5 तो कितना हो जाएगा 48। अब ये किसका निकालेगा, बी का। अगर हम निकालना चाहें तो इसके साथ हम ए सी का निकालें, कितने 60 और 4, 15 चौको 60, 15×5 75। ठीक है, ये सी की वैल्यू है। अब सी की वैल्यू यहाँ रख दें अगर हम, तो ए की वही आ जाए, ए की तो निकालिए। और इसके बाद यहाँ पर डी की वो एक ही रखें, तो कहते हैं 6 दही 60, तो इसके 6 दही 60 और 6 50। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू यहाँ रख दें, कहते हैं 5, 12, 15, 20, 10, 15, 15 चौको 60, 12×5 60, 12×6 72। ठीक है, फिर इन सबको हम जोड़ दें, कितने है 60 + 48 प्लस कितना हो जाएगा 48 + 75 प्लस 75 के बाद है 50 और +72। ठीक है, इनको अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद कितने हुए हैं 300 के ऊपर 300, 8, 5, 13, 2, 15, 305। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 305। उसके देखिए अब ये किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और इसके बाद बी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो कितना है 72। अब इसके बाद अगर हम ए की एफिशिएंसी निकालें तो कितने हो जाए 6, और बी की एफिशिएंसी निकालें तो कितना हो जाएगा, अच्छा 36 भी तो है,
1 मिनट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है खैर। अगर हम इसको 36 भी तो कर दें, ठीक है। तो इसके साथ है ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और बी की हो जाएगी 2, ठीक है। अब ए और बी, अब यदि ए और बी इस कार्य को ए से प्रारंभ करते हुए एकांतर दिनों में करते हैं और वे दोनों संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इसमें क्या है, एकांतर दिनों में एक एक करके। तो सबसे पहले क्या, ए स्टार्ट करता है, फिर बी, फिर सी, ओ सी नहीं है सॉरी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। इस तरीके से क्या है, लगभग एक दिन में 3, फिर एक दिन में 2, मतलब 2 दिन के अंतर में कितना होता है, 5 वर्ग, ठीक है। तो अब इसमें कितना, 5 सत्ते 35। अगर इसको ख़त्म करें तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 35 और टोटल वर्ग कितना है 36, 35, 35/36वां भाग हो जाएगा कितने, 2 दिन में इतना काम होता है, ठीक है। तो 7 यानी 7 दूनी 14 दिन में, ठीक है। ये 14 दिन में ख़त्म। अब बचा है एक लास्ट में कौन करेगा, एक लास्ट में करेगा ए, जिसकी एफिशिएंसी 3 है। तो इसमें कितनी, 3 बराबर, इसका मान कितना है, 0.33, ठीक है। तो इसका क्या है 14.0, 0 हटा दें, 3 दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा